Good morning, dear students. मैग्नेटिज्म डिस्कस करने के बाद अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो हम बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से चालू करेंगे। यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिशियन व्यवसाय से संबंधित सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। अभी तक मैंने जितने भी लेक्चर्स दिए वो सभी एक डेमो लेक्चर्स थे, या आप कह लीजिए कि इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स थे। लेकिन अब हम यहाँ से अपना बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ अपने इलेक्ट्रिशियन में जो सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स हैं फर्स्ट ईयर और इलेक्ट्रिशियन सेकेंड ईयर, आगे आने वाले वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। इलेक्ट्रिशियन के जितने स्टूडेंट्स अभी लेक्चर्स को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि अभी उनके बैक पेपर के एग्ज़ाम्स होने हैं। जो बच्चे 2018 में एडमिटेड थे या 2019 में एडमिटेड थे, जो बच्चे 2018 में एडमिटेड थे, जिनका एडमिशन हुआ था, और जो 2019 में इनका एडमिशन हुआ था, उनके बैक पेपर होने हैं। तो उसमें आपका थ्योरी भी एक सब्जेक्ट होगा। तो आगे आने वाले समय में हम लोग फर्स्ट ईयर के लिए जितना भी इम्पोर्टेंट, क्योंकि क्लासेस सारी क्लासेस संभव नहीं हैं, लेकिन जो बेसिक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपने देखा होगा भारत स्किल पोर्टल पे भी पड़ा हुआ है ना। भारत स्किल पोर्टल पे आप जब जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि सारे आपका जो क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, जिस प्रकार से जिसका आपका एग्ज़ाम होता है, तो उस प्रकार के क्वेश्चंस पड़े हुए हैं। तो उसकी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे आगे आने वाले समय में, जिससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। तो आप लोग रेगुलरली जो है लेक्चर्स को वॉच करिए और अपनी तैयारी अच्छे से करिए। चलिए, तो आगे हम आज चालू करते हैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पर जाने से पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं जो हमें समझने में मदद करेगा कि बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, चाहे वो चार्ज हो मतलब आवेश हो, करंट हो यानी कि विद्युत धारा हो, वोल्टेज हो यानी कि विभवांतर हो, चाहे जो भी सर्किट्स होते हैं, परिपथ होते हैं, उसमें जो प्रयोग होने वाले जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके बारे में। ठीक है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन हम लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपका इसमें आपका क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ सेल इन 2 मिनट्स इज 240 कूलम्ब, कैलकुलेट करंट एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पूछ रहा है क्वेश्चन में कि किसी सेल से जो चार्ज प्रवाहित हो रहे हैं उनकी जो मात्रा है 2 मिनट में वो 240 कूलम्ब है, तो उससे प्रभावित होने वाले विद्युत धारा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की गणना कीजिए। देखिए, ये एक छोटा सा क्वेश्चन है। इसको करने के लिए जब तक हम बेसिक इलेक्ट्रिसिटी को नहीं समझेंगे, जब तक हमें उसके सारे टर्म्स क्लियर नहीं होंगे, तो हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए भी जानना बेसिक इलेक्ट्रिसिटी को आवश्यक हो जाता है। जैसे आप जब पढ़ेंगे आगे, अभी तो मैं आपको बस एक क्वेश्चन के माध्यम से बता रहा हूँ। जैसे कि करंट जो होता है I बराबर क्या होता है, dq/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, जहाँ पर dq क्या है, आवेशों के प्रवाह में परिवर्तन है। ठीक है, और dt क्या है, समय है। तो हम हिंदी में बोलते हैं कि
आवेशों के प्रवाह में परिवर्तन का जो दर होता है ना, उसी को हम विद्युत धारा कहते हैं। क्या? आवेशों के प्रवाह में परिवर्तन की दर। दर मतलब समय के हिसाब से, है ना, कि कितने समय में हमारे कितने चार्ज यानी आवेश किसी भी माध्यम से प्रवाहित हो रहे हैं, वही क्या कहलाता है? हमारा विद्युत धारा कहलाती है। जैसे यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि 240 कूलाम। देखिए, आवेश का मात्रक जो होता है, आवेश को हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं, और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है, जिसे हम सी से दर्शाते हैं। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो हमें आवेश दिया हुआ है कितना? 240 कूलाम। तो हमने आवेश की जगह कितना रख दिया? 240 कूलाम रख दिया। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा आवेश दिया हुआ है डी क्यू का मान 240 है, और समय कितना बता रहा है? 2 मिनट्स। क्योंकि समय हमेशा हम सेकेंड में लेते हैं, तो 2 मिनट को हमने किस में बदल दिया? सेकेंड में बदल दिया। 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 2 मिनट में कितने सेकेंड? 2 गुणे 60। ये तो आपको आता होगा, है ना। तो कितना मिल के आ गया? निकल के आ गया आपका 2 एम्पियर, है ना। 2 एम्पियर आपका करंट का मान आ गया। ठीक है, अब हमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पूछा जा रहा है। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक फार्मूला होता है Q बराबर N ई। Q बराबर N ई, जहाँ पर Q क्या है? आवेश है, N क्या है? नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स है, और E क्या है? इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है। इलेक्ट्रॉन पर आपको पता है ना, नेगेटिव चार्ज होता है। कितना होता है? कितना चार्ज होता है? E बराबर -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। ये मान आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हमको निकालना है, यानी कि हमको यहाँ से n निकालना है। क्या निकालना है? n का मान निकालना है। ठीक है, तो n का मान निकालने के लिए हम क्या कहेंगे कि हमारा जो n है, यहाँ से देखेंगे, अगर n बराबर हम क्या कर सकते हैं? Q बाई E कर सकते हैं। Q का मान हमें पता है 240, और E कितना चार्ज होता है ये भी हमें पता है। ठीक है, तो 240 कूलम्ब यहाँ हो गया, और नीचे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। कूलम्ब से कूलम्ब भी कैंसिल हो जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे जब इसको आप सॉल्व करेंगे? तो 150 गुणे 10⁻19। ठीक है, या हम इसको 15 गुणे 10⁻20 भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम जब बेसिक विद्युत के जो मूलभूत सिद्धांत हैं उनको जब स्टडी करेंगे, इस प्रकार के प्रश्नों को फेस करने में हमें कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, अब अगर हम देखें तो आगे देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं चार्ज। चार्ज मतलब आवेश। आवेश क्या होता है आपका? आवेश जो होता है वह बेसिक, वह मूलभूत क्वांटिटी है, वह मूलभूत राशि बोल देंगे हम। वह मूलभूत राशि है, वह मूलभूत क्वांटिटी है, यानी बेसिक क्वांटिटी है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को उत्पन्न करती है, प्रोड्यूस करती है, या फिर अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम रख दें तो उसको अनुभव करती है। सिंपली चार्ज क्या है? वह बेसिक क्वांटिटी है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को उत्पन्न करती है या मैग्नेटिक फील्ड को अनुभव करती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए हमें चार्ज का होना बहुत आवश्यक है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो फिर या फिर नेगेटिव चार्ज हो। पॉजिटिव चार्ज हो या फिर नेगेटिव चार्ज हो। जैसे नेगेटिव चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के लिए हम क्या कह सकते हैं? प्रोटॉन। प्रोटॉन पर धनात्मक चार्ज होता है। तो ये जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड को उत्पन्न करता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है। ठीक, इसके बाद करंट। करंट मैंने आपको जैसा बताया कि करंट क्या होता है? करंट रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, या हम कह सकते हैं कि आवेशों के प्रवाह में परिवर्तन, आवेशों के प्रवाह में परिवर्तन की जो दर होती है, आवेशों के प्रवाह में, ये आपका क्या है? डी क्यू मतलब
डी का मतलब क्या होता है, किसी भी क्वांटिटी के पहले अगर हम डी लगा लें तो उसमें क्या दिखाता है, वो चेंज दिखाता है, परिवर्तन दिखाता है, या हम डेल्टा भी लगाते हैं वो। तो ये ऐसे सिंबल होते हैं, ऐसे साइन होते हैं जो परिवर्तन को बताते हैं, इसलिए हम डी क्यू लिखते हैं, ठीक है, या डी टी लिखते हैं, मतलब एक छोटा सा परिवर्तन, ठीक है, एक छोटा सा परिवर्तन हमें डी से या फिर डेल से प्रदर्शित करना पड़ता है, किया जाता है, ठीक है। तो आपका जो विद्युत धारा है यहाँ से वो क्लियर हो जाता है। और आपको पता है कि जो Q का मात्रक होता है वो कूलम्ब होता है, और टाइम का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। तो कूलम्ब पर सेकेंड विद्युत धारा का मात्रक होता है, या इसी को हम क्या बोल देते हैं, एम्पियर। ये इम्पॉर्टेंट होता है, विद्युत धारा का मात्रक जो है वो एम्पियर, और कहीं कहीं पर कूलम्ब पर सेकेंड भी होता है, ठीक है। अगला हमारा है रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस मतलब प्रतिरोध। रेसिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम, प्रतिरोध बोलते हैं। प्रतिरोध क्या होता है, इसका सिंबल जो होता है वो ऐसे होता है, ठीक है, जिग जैग हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, विद्युत धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है। रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध, प्रतिरोध, ठीक है, इसलिए देखिए इसको हम ऐसे जिग जैग भी बनाते हैं। मान लीजिए कोई धारा यहाँ पे एंट्री इन हो रही है, तो उसको आगे क्या होगा, उसके मार्ग में प्रतिरोध उत्पन्न होगा। तो रेसिस्टेंस प्रतिरोध को मिला के क्या है कि विद्युत धारा के प्रवाह में, है ना, विद्युत धारा के प्रवाह में जो प्रतिरोध उत्पन्न करता है, सॉरी जो विरोध उत्पन्न करता है, अवरोध उत्पन्न करता है, वही क्या है, प्रतिरोध है। प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम। उसे हम प्रतिरोध का मात्रक, और आर बराबर क्या होता है, इसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं, आर और भी बटे आई। भी हो गया वोल्टेज और आई हो गया करंट, मात्रक हो गया ओम, मात्रक क्या हो गया, ओम। तो आर बराबर भी बाई आई, ओम्स लॉ से आता है, ओम्स लॉ आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये ओम्स लॉ से आता है, जो एक कांस्टेंट होता है, एक कांस्टेंट मतलब नियतांक होता है, ठीक है। मतलब आर जो प्रतिरोध का मान है, जब भी कोई कंपनी उसे मैन्युफैक्चर करती है, बनाती है, तो वो फिक्स्ड वैल्यू होता है। उसे हम एक बार मैन्युफैक्चर हो गया तो उसका मान परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। प्रतिरोध की जब बात करते हैं तो हमें प्रतिरोध के नियम पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जो प्रतिरोध के नियम होते हैं वो पढ़ना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। प्रतिरोध का नियम क्या कहता है, प्रतिरोध का नियम, जैसे मान लीजिए कि कोई एक चालक है, मतलब एक तार का टुकड़ा आप ले लीजिए, ठीक है, जिसकी लंबाई क्या है, जिसकी लंबाई क्या है, एल है। क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपने इसको ऐसे काटा, यहाँ पे देख लीजिए, काटने के बाद आपको ये जो मिलेगा, ठीक है, इसको अगर हम बात करें, इसकी बात करें केवल इस भाग की, इसका क्या होगा, एक वृत्त जैसा ही दिखेगा, इसका क्या होगा, त्रिज्या होगी आर। तो इसी का जो एरिया होता है, एरिया बराबर क्या बोल सकते हैं, पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्र आपको पता है। तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। किसी भी अगर हम चालक के तार को अगर हम काट दें बीच से, और तब हम उसे उसका जो
जो सर्कुलर पोर्शन होगा, जो वृत्तीय पर उसका जो भाग होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ काट। ठीक है, और जिसका क्षेत्रफल क्या होता है, a बराबर पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये बातें हैं। तो अब हम किसी भी अगर चालक जिसकी लंबाई l है, जिसका कटाक्ष क्षेत्रफल या क्रॉस सेक्शनल एरिया a है, ये अगर हम जान लिए, तो अब हम देखेंगे कि उसका जो प्रतिरोध है, मतलब इसका जो प्रतिरोध है, इस चालक का जो प्रतिरोध होगा वो किन किन बातों पर निर्भर करेगा। यही हमें लॉ ऑफ रेजिस्टेंस बताता है, यानी कि प्रतिरोध का नियम हमें यही बताता है। देखिए किन किन कारकों पर निर्भर करता है जो प्रतिरोध होता है किसी भी चालक का। देखिए वह उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, लंबाई के अनुक्रमानुपाती, यानी कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। ठीक है, एल मतलब उसका लंबाई, किसका लंबाई, चालक की लंबाई, जो भी हमने लिया था। यहाँ मैं बता दे रहा हूँ, ड्रॉ कर दे रहा हूँ आपके लिए फिर से। ये कोई चालक का तार है जिसकी लंबाई एल है, ठीक है, जिसकी लंबाई क्या है, एल है, इसकी लंबाई है, इसका क्षेत्रफल जो है एक मिनट, इधर से गड़बड़ कर रहा है थोड़ा सा, तो यहाँ देखते हैं। यहाँ मैं बता देता हूँ, मान लीजिए ये आपका चालक है, इसकी लंबाई क्या है, एल है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका ए है। ठीक है, तो इसका जो प्रतिरोध होगा वो पहला उसके लंबाई पर निर्भर करेगा, मतलब उसके समानुपाती होगा। इसका मतलब क्या है, अगर हम इसकी लंबाई को बढ़ाएंगे, अगर मान लीजिए हम इसकी लंबाई को बढ़ा दिए, ठीक है, तार ही तो है, खींच कर हमने बढ़ा दिया इसकी लंबाई को। ठीक है, तो अगर लंबाई को बढ़ा देंगे तो उसका क्या, रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। ठीक है, पहले मान लीजिए एल था और अब यहाँ तक हो गया, एल डैश हो गया, तो अगर हम बोलेंगे कि उसका जो प्रतिरोध होगा, पहले आर था मान लीजिए, अब आर डैश हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, आर डैश बड़ा होगा आर से। क्यों, क्योंकि लंबाई बड़ी है, आर डैश की लंबाई बड़ी है किससे, आर की लंबाई से, एल से। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होगा, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, मतलब आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a लिखते हैं, इस प्रकार से हम लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ बातें और हैं, दो कारक यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको। तीसरा कारक भी होता है, तीसरा कारक क्या होता है, तापमान। तीसरा कारक क्या होता है, तापमान, टेम्परेचर। किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है, ठीक है, वो उसके तापमान पर भी निर्भर करता है, उसके आसपास के तापमान पर भी निर्भर करता है। ठीक है, और चौथा जो हम बताया है, चौथा पॉइंट क्या होता है, उसकी जो प्रकृति होता है, मतलब नेचर, मतलब हमारा जो चालक है वो किस प्रकार के पदार्थ से बना हुआ है, कॉपर से है, एल्युमिनियम से है, आयरन है, सिल्वर है। तो जब भी बात हम करेंगे कि जो किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो चार बातों पर, उसका जो प्रतिरोध होता है चार बातों पर निर्भर करता है। पहला लंबाई, दूसरा उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तीसरा तापमान, और चौथा पदार्थ की प्रकृति पर। ये चार चीज़ें यहाँ पे याद रखिएगा। यहाँ पर सिर्फ दो चीज़ें क्यों लिखी गई हैं, क्योंकि हमें जो लॉ ऑफ रेजिस्टेंस जो हमने यहाँ पर फार्मूला निकालना चाह रहे हैं हम, उसके लिए सफिशियंट होता है ये दोनों कारक। ठीक है, टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है ये भी हम देख लेंगे अभी इसके बाद। ठीक है, और उसके नेचर पर कैसे डिपेंड करता है वो भी हम अभी देख लेंगे। ठीक है, लेकिन पहले से पहले हम प्रतिरोध के नियम का सूत्र देख लें। ठीक है, तो इन दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। ठीक है, एल बाई ए। जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे, अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाएंगे, तो क्या आएगा, एक हमें कांस्टेंट मिलेगा, एक नियतांक मिलेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, रो। आर बराबर रो इंटू एल बाई ए हो जाएगा, आर बराबर
रो इंटू एल बाई ए, जहाँ पर रो क्या है, रो है रेजिस्टिविटी, रो क्या है रेजिस्टिविटी, और यही रेजिस्टिविटी चालक के प्रकृति को, जो हमने चौथा पॉइंट पढ़ा था नेचर, चालक की प्रकृति को डिसाइड करता है। जितना ज़्यादा रेजिस्टिविटी होगा उतना ही उसका प्रतिरोध भी ज़्यादा होगा, क्योंकि रो बढ़ेगा तो आर भी बढ़ेगा। ठीक है, रेजिस्टिविटी मतलब विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता बोलते हैं इसको। रेजिस्टिविटी को क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध या तो प्रतिरोधकता। तो जितना ज़्यादा हमारा विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता होगा, जिसे हम प्रकृति भी बोलते हैं चालक की, उतना ज़्यादा हमारा प्रतिरोध होगा। प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो विद्युत धारा का प्रवाह कम हो जाएगा। इसीलिए हमने कहा कि जो प्रतिरोध है वो उसके नेचर पर भी डिपेंड करता है। नेचर मतलब रेजिस्टिविटी। ठीक, एक चीज़ हमने और लिया था टेम्परेचर, तापमान। तापमान भी हम देख लें, तापमान पे कैसे प्रतिरोध निर्भर करता है। देखिए, एक फार्मूला होता है, इसे आप याद रखेंगे, आर टी बराबर आर नॉट 1 प्लस अल्फ़ा इंटू टी, अल्फ़ा नॉट इंटू टी, जहाँ पर अल्फ़ा नॉट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर कोफिशिएंट है। तो देखिए, टेम्परेचर पर, तापमान पर हमारा जो है प्रतिरोध निर्भर कर रहा है। लेकिन ये अलग अलग प्रकार के पदार्थों के लिए अलग अलग होता है। जैसे धातुओं के लिए, धातु जो होते हैं, धातुओं के लिए अगर तापमान बढ़ेगा तो उनका प्रतिरोध बढ़ेगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ग्राफ से समझिए धातुओं के लिए ये इस प्रकार से। ठीक है, अगर उनका तापमान बढ़ाओगे आप तो प्रतिरोध बढ़ेगा। ठीक है, आप देख लीजिए तापमान जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, देखिए यहाँ पर तापमान अगर 1 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए है, यहाँ पर मान लीजिए कि 2 ओम है प्रतिरोध का मान। ठीक है, और आपने बढ़े यहाँ पर और बढ़ाया, मान लीजिए 2 डिग्री सेल्सियस आपने तापमान को किया तो प्रतिरोध आपका और बढ़ गया, 4 ओम हो गया। ठीक है, तो ये धातुओं के लिए होता है। अधातुओं के लिए क्या होता है, अधातुओं के लिए अगर अधातु है तो, अगर अधातु है उसके लिए अगर हम तापमान बढ़ाएंगे, अधातु और अधातु बोल दें, या तो सॉरी अधातु बोलना सही नहीं रहेगा, कुचालक। देखिए, धातुएं तो सभी चालक होती हैं, इससे पहले हमने जो डिस्कस किया वो चालक के लिए था। ठीक है, धातु बोले या चालक बोले। अब हमारा अगर हम बात करें कुचालक की, कुचालक या अर्धचालक, ठीक है, इनके लिए अगर आप तापमान बढ़ाओगे तो उनका क्या होगा, रेसिस्टेंस कम होगा। ठीक है, और अगर तापमान घटाओगे तो उनका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो ये डिफरेंट है, धातुओं या चालकों से अलग है, इन पे टेम्परेचर का जो इफेक्ट है वो अलग है। कैसे, ग्राफ से समझते हैं। इस प्रकार से ग्राफ आएगा। ठीक है, टेम्परेचर और इधर रेजिस्टेंस अगर हम लेते हैं तो, ठीक, मान लीजिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपने कुछ टेम्परेचर था, फिर टेम्परेचर आपने बढ़ाया तो प्रतिरोध और कम हो गया, फिर और बढ़ाया तो प्रतिरोध और कम हो गया। देखिए, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। ठीक है, ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है। 1 डिग्री पर कितना है, 3 ओम है। टेम्परेचर कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा है। 2 डिग्री सेल्सियस पर कितना है आपका, 2 ओम है। ठीक है, मतलब टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टेंस कम हुआ, और 3 पर कितना है, 1 है, और बढ़ा तो और कम हुआ। तो ये हमारा कुचालक या तो अर्धचालक के लिए होता है। ठीक है, कुचालक या तो अर्धचालक। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि धातुओं या चालकों का अगर तापमान बढ़ाए तो उनका प्रतिरोध क्या होगा, तो आप बताएंगे बढ़ेगा। लेकिन अगर अधातु और कुचालक और अर्धचालक के लिए बात होगी
तो तापमान बढ़ाने पर मतलब उल्टा होता है, तापमान बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, तापमान घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो लॉ ऑफ रेजिस्टेंस को हम लोग कंक्लूड कर दें तो इसके लिए एक फार्मूला आपको याद रखना बहुत जरूरी है, R बराबर रो इंटू एल बाई ए। ठीक है, यहाँ पर रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता या किसी पर पदार्थ की प्रकृति निर्भर करती है, क्योंकि रो का मान हर एक धातु के लिए अलग अलग होता है। रो का मात्रक क्या होता है, आप देखिए रो का मात्रक निकालना है तो रो बराबर आप लिख सकते हो आर ए बाई एल, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। आर का मात्रक ओम, ए का मात्रक मीटर स्क्वायर, मतलब एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर ही होगा, और लंबाई का मात्रक मीटर, मीटर से मीटर कट गया तो ओम मीटर। ठीक है, एमकेएस पद्धति में या एसआई पद्धति में, सीजीएस में मीटर की जगह क्या आ जाएगा सेंटीमीटर, तो ओम सेंटीमीटर भी आ सकता है, ओम सेंटीमीटर भी आ सकता है। चलिए, तो आज हमने थोड़ा सा बेसिक इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ा, जिसमें हमने चार्ज पढ़ा, करंट पढ़ा, रेजिस्टेंस पढ़ा, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ा। इसके आगे हम अपने बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। आज का लेक्चर देखने के लिए सभी को धन्यवाद। सभी लोग पढ़िए, और आगे आने वाले समय में हम 3-4 दिन बाद आपके जो भी बैक पेपर होने वाले हैं, बैक एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, उससे संबंधित जितने भी मतलब उस प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उस पर हम लोग लगातार डिस्कस करेंगे, ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम्स में कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।